हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माय नेम इज़ शिफ़ात अहमद, आपकी बायोलॉजी मेंटर। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, और सेल ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेन कौन से है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन से है। और अब तक जो हम लोग ने पढ़ लिया है वो है कि सेल किसे कहते हैं, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, किसने किया था सेल का डिस्कवरी, और साथ ही साथ जो कल के लेक्चर में पढ़े सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ देख लिया। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस से। लेकिन अगर आप पहले वाले लेक्चर नहीं देख कर आए हैं देन मेक श्योर पहले आप वो वाला लेक्चर देख कर आइए, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर प्रोसीड करिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ अ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, सेल के एकदम सेंटर में लाई करता है, इसलिए सबको क्या बोलते हैं कि ये ब्रेन ऑफ अ सेल है। और ये बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करते हैं, चाहे मतलब सेल इससे ही कंट्रोल होने वाला है। सेल में जितने ऑर्गेनल है सब इससे इसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर कोई भी सेल से न्यूक्लियस गायब हो जाए तो वो सेल को हम लोग डेड कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे सेल्स होते हैं ना जहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेंटर पे लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि कभी कभी सेल में एक और ऑर्गेनल होते हैं जिसको हम लोग वैक्यूल के नाम से जानते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है और जिसके वजह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। लेकिन तब भी उस कंडीशन में भी न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ अ सेल से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ सेल। पहले डेफिनेशन से पहले हम आपको बता देते हैं एकदम अच्छे से कि न्यूक्लियस क्या होता है, फिर उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनल है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसमें, वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन दिख ही रहा होगा। यहाँ पे ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका फंक्शन अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, क्या दिख क्या रहा है, क्या कर रहा है, ये नॉर्मली अंदर में जितने भी स्ट्रक्चर है इसके उसको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ पोर्स है, कुछ कुछ स्पेस है सेल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये पोर्स क्या करता है ना कि अगर अंदर में न्यूक्लियस के अंदर कोई कोई प्रोटीन बनते हैं तो यहाँ से प्रोटीन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और अंदर वाले स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म था, सेल के अंदर जो भी पानी जैसा फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये पोर्स रह गया। अब देखिए, दो मेम्ब्रेन के बीच में मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर स्पेस। अगर आपको जानना है तो आप ये भी जान लो कि इसका जो लेंथ होता है वो 10 to 15 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये पोर्स है। फिर उसके बाद ये कभी कहीं कहीं पोर्स होता है, कोई कोई पोर्स में ना प्रोटीन इम्बर्टेड होते हैं। और अंदर में आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर रेटिकुलम, इसका डेफिनेशन अच्छे से हम आपको देंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है ना, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव होता है। रिफ्रैक्टिव मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई लाइट दे दो तो अच्छे से पास नहीं होगा, एकदम बोल्ड स्ट्रक्चर है, कोई आसपास आपको नज़र नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये क्या क्या काम करता है ना, इसका दो स्पेसिफिक काम है। सबसे पहले तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और साथ ही साथ राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन भी करता है। राइबोसोमल आरएनए आप अच्छे अच्छे से हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये याद रख ले कि जैसे डीएनए होता है वैसे राइबोसोमल आरएनए में का फॉर्मेशन कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर रेटिकुलम देख चलिए। अब न्यूक्लियर रेटिकुलम को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर रेटिकुलम आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हर एक चैप्टर में। तो यहीं पे सारा कन्फ्यूजन हटा देते हैं, जो आगे कोई भी चैप्टर में आपको लगे नहीं कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो समझ लो ये है एक न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ अ सेल। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड है, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? क्रोमैटिन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। रुकिए, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, ये न्यूक्लियोलस था जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये जो न्यूक्लियर रेटिकुलम है ना, अगर हम इसको जूम करें तो आपको ना ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें आपको डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स नज़र आएंगे, पिंक कलर से प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप में अरेंज होते हैं। ये डीएनए है रेड कलर का, और यहाँ पे हर एक गैप में प्रोटीन्स फिल होते हैं।
ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है। अब जब ये कब होता है ना, जब न्यूक्लियस इनएक्टिव फेज़ में, इनएक्टिव फेज़ मतलब जब न्यूक्लियस के पास कोई काम नहीं होता है, वो बस रेस्टिंग फेज़ में है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि सेल को डिवाइड करना पड़ता है। सेल डिवाइड हो रहा है तो उसका हर एक ऑर्गेनल को डिवाइड होना पड़ेगा, उसका डीएनए को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो वो कंडीशन में क्या होता है ना कि ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं क्रोमैटिड, कंडेंस होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग अब बोलेंगे, ये बीच में सेंट्रोसोम है। ठीक है। और यहाँ पर ये क्रोमैटिड आ गया, ये डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्रोमैटिड आ गया। डीएनए पता चल गया, क्रोमैटिन पता चल गया, क्रोमैटिड पता चल गया। अब बात आया जीन्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स नॉर्मली एक हेरिडेटरी मटेरियल है जो आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ है, चाहे वो आपका आई कलर हो, हेयर कलर हो, हाइट हो, वेट तो नहीं, मतलब हाइट हो, फिर या फिर आपके बॉडी कलर हो, वो सारे के सारे आपके पेरेंट्स से आते हैं, चाहे वो मम्मी से आए या पापा से आए। तो वो जीन कहाँ पे लाई करते हैं? डीएनए, अगर ये डीएनए है, डीएनए की कोई साइड में कोई स्पेसिफिक जगह रहता है, वहाँ पे जीन लाई करते हैं। ठीक है। और वो जीन से आपका डिसाइड होगा कि आप मम्मी पे जाओगे या पापा पे जाओगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रोमैटिड किसे कहते हैं, क्रोमैटिन किसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं, जीन्स किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं। और बस यही रह गया, आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर स्पेस। और साथ ही साथ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? अंदर में न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीज़ होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर रेटिकुलम अच्छे से बता दिए। और न्यूक्लियोलस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के पास तो दिमाग आ गया कि अब इसके अकॉर्डिंग अब हम हर कुछ करेंगे, लेकिन वो चीज़ करने के लिए वो सेल को एनर्जी की भी तो ज़रूरत होती है ना। वो एनर्जी कहाँ से आएगा? वो एनर्जी आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी हाउस ऑफ अ सेल। अब पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल के अंदर लाई करता है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में दिखता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन लाई करते हैं। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है, मतलब यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे इनफोल्डिंग्स दिख रहा है नहीं ना, ये बस सीधा एक सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर है। वही अगर इनर मेम्ब्रेन पे आ जाए तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे कि मतलब ऐसा घूमा घूमा टाइप का। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये स्मूथ नहीं है, ये इरेगुलर है। और यहाँ पे जो ये इरेगुलरिटी आ रहा है ना, इसमें ये जो इरेगुलरिटी आ रहा है उसको हम लोग सिस्टाई के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सिस्टाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये सिस्टाई में क्या होता है ना कि कुछ पार्टिकल्स लाई करते हैं। वो पार्टिकल्स को हम लोग F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये F1 पार्टिकल क्या करता है हम आपको अच्छे से बताते हैं। ये F1 पार्टिकल ना नॉर्मली ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी मतलब H+ का कंसंट्रेशन मेंटेन करना। हर एक चीज़ एसिडिक और बेसिक होता है हम लोग के अंदर, चाहे हम लोग का सलाइवा हो गया, कोई गैस्ट्रिक जूस हो गया, कुछ भी है तो वो उसमें कुछ ना कुछ पीएच होता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी कुछ ना कुछ पीएच है, उसमें भी H+ लाई करते हैं। ठीक है। तो कुछ H+ अंदर जाएंगे, कुछ H+ बाहर आएंगे। ये H+ का अंदर और बाहर का जो मेंटेनेंस है वो F1 प्रोटीन करता है। अब ये काम कर रहा है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर देता है। ठीक है। अब एनर्जी फॉर्म कर रहा है तो एनर्जी फॉर्म करने की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ एनर्जी हाउस ऑफ अ सेल। अब ये ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कर देगा कि हाँ तुम ले आओ हम अकेले कर देंगे। इसके लिए ना ये कुछ डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? कि हमको ऑक्सीजन दो और हम तुमको एटीपी बना कर देंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ एनर्जी हाउस ऑफ अ सेल। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है कि उसका खुद का डीएनए होता है। ये भी बोलता है जब हम खुद ब खुद आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरे अंदर भी मेरा डीएनए होना चाहिए। तो इसमें एक डीएनए होता है जो सर्कुलर में होता है। हम लोग में मतलब न्यूक्लियस में कैसा डीएनए होता है? लॉन्गिट्यूडनल डीएनए होता है, वो खुल सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड मतलब ये दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड। अब ये जब गोल हो जाते हैं तो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलके बना होता है। ठीक है।
और इसके अंदर भी राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम भी अपने पास रखा है, लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो 70S का राइबोसोम होता है। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल से कंसीडर करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल अभी आप नहीं पढ़े होंगे, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल से क्यों कंसीडर करते हैं। अभी तक ये ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो है दोनों 70S का है, इसलिए हम लोग राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल से कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जो एस है ना, आप बस वैसे ही बोल देते हो 70S का है, 80S का है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में डेंसिटी मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसको हम लोग सेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, मतलब जहाँ पे रफ चीज़ें पाए जा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा मैकेनिज़्म होता है जिसको हम लोग ETS के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ H+ के आयन्स है, H+ आयन्स कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो ये जो H+ आयन है अंदर बाहर इसमें करने में नॉर्मली ETS का भी कुछ कुछ रोल आता है। अभी आप बस इतने याद रख लो। और नॉर्मली जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर लाए होते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ओके। तो अब डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आएगा। द स्फेरिकल मतलब गोल, और इलोंगेटेड मतलब थोड़ा लंबा। डबल मेम्ब्रेन दिख गया। बॉन्डेड फिलामेंटस साइटोप्लाज्म, इसमें जो इसको मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म इसमें है थोड़ा सा फिलामेंट्स में लाई कर रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली फिलामेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ? क्योंकि इसको ऑक्सीजन का डिमांड है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो होप सो आपको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े तो एक छोटा सा नॉलेज भी ले लीजिए। हर एक सेल में ना एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कुछ कुछ सेल में क्या क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया लाई करता है। अब आप कैसे पहचानिएगा कि कहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे कम माइटोकॉन्ड्रिया है? आप ब्लिंकिंग का प्रोसेस कर रहे हो, अपना पलक झपका रहे हो, उसमें क्या होता है ना कि बार बार पलक झपका रहे हो, तो आपके जो आईलिड्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम आ रहा है। मेरे चिक्स में, मेरे टंग में माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही अगर मेरे हेयर्स वगैरह उसमें भी सेल होते हैं, वो तो रेस्टिंग कंडीशन पे, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन बहुत कम है। वही अगर चिकन खाते हैं आप लोग तो चिकन में क्या होता है कि जो वाइट मीट होते हैं चिकन के, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट बहुत कम होता है। वही अगर लेग पीस खाओ, सबको बोलता है कि बीमार हो गए लेग पीस खाते हैं। लेग पीस क्यों खाया जाता है? क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ आपको वहाँ से एनर्जी भी बहुत मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड एक अलग सा दूसरा सेल ऑर्गेनल है जो बस प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल को ना अलग अलग कलर शो करना है, हमको तो थोड़ी ना अलग अलग कलर शो करना है। प्लांट में स्टेम में अलग कलर होते हैं, लीव्स में अलग कलर होते हैं, कुछ कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, तो वो पिगमेंट को हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बाद आगे का बताएंगे, ठीक है। द पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड डबल मेम्ब्रेन cytoplasmic body in plant cell associated with preparation or the storage of food material are called plastids, ठीक है। प्रेजेंट इन एवरी प्लांट सेल, दुनिया में जितने भी प्लांट है ना, चाहे वो यूनिसेलुलर प्लांट सेल हो या फिर मल्टी सेलुलर प्लांट सेल हो, सारे प्लांट सेल में प्लास्टिड का होना ज़रूरी है, होता भी है। लेकिन बस एक एक्सेप्शन है, वो है यूग्लेना। नॉर्मली आप अभी एनिमल किंगडम पढ़िएगा, सॉरी प्लांट किंगडम पढ़िएगा, तो उसमें दिखिएगा ना कि एक किंगडम आता है जिसको हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, उसमें यूग्लेना लाई करता है। बस ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में लाई करता है और इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, बाकी हर प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लास्टिड नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। उससे पहले आप देख लो कि यहाँ पे पहले क्या लिखा था कि ये पिगमेंटेड या फिर नॉन पिगमेंटेड। ऐसा क्यों लिखा है? पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, नॉन पिगमेंटेड भी हो सकते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि अगर आप एक नॉर्मली एक हम ट्री लेते हैं, ठीक है, ट्री के लीव्स देखते हैं तो लीव में कोई कलर होता है ना, वो पिगमेंटेड रहता है, ठीक है। स्टेम भी पिगमेंटेड है, फ्लावर्स भी पिगमेंटेड है, लेकिन रूट्स जो है वो पिगमेंटेड नहीं है, वहाँ पे बस स्टोरेज का मैकेनिज्म होता है।
जितने भी प्रोटीन्स आ गए, जितने भी मिनरल्स आ गए, वो स्टोर करके रखता है और बाकी सारे लीव्स को, स्टेम्स को प्रोवाइड करता रहता है। यहाँ पे कोई पिगमेंट्स का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ज़मीन के अंदर लाई कर रहा है ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन भी होता है, 3 टाइप्स का भी होता है। डबल मेम्ब्रेन की होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बताएँगे हर एक का, तो आपको पता चल जाएगा। तो 3 टाइप में कौन-कौन से प्लास्टिड आ गए। सबसे पहला जो प्लास्टिड हो गया उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पिगमेंटेड होता है। पिगमेंट इसमें कौन सा कलर प्रेजेंट होता है, वो कलर होता है ग्रीन। ग्रीन प्रेजेंट है, तो अब आप बोलिएगा जितने भी आपको प्लांट्स में जहाँ जहाँ ग्रीन दिखे, चाहे वो एल्गी हो, लीव्स हो, कोई भी पार्ट अगर स्टेम भी ग्रीन क्यों ना हो गया, तो उसमें कौन सा प्लास्टिक प्रेजेंट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आ गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अब जैसे कि एक ट्री देख लेते हैं। ये ट्री है, यहाँ पे आपको रेड रेड से दिख रहा है, ये फ्रूट है ना, और फ्रूट में कलर भी है, तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, इसमें क्रोमोप्लास्ट लाई कर रहा है, इसमें क्रोमोप्लास्ट लाई कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट जनरली रेड, ऑरेंज और येलो कलर कंटेन करता है। अब यही तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट कलर बना सकता है, ठीक है। फिर आ गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है ना, जो प्लास्टिड तो है लेकिन इसमें कोई कलर का काम नहीं है, यहाँ पे बस स्टोरेज करने में हेल्प करता है, इसलिए डेफिनेशन में भी लिखा गया है, cytoplasmic bodies in plant cell associated with the preparation और the storage of food material is called plastic, ठीक है। तो स्टोरेज का यहाँ पे स्टोरेज क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि प्लास्टिड में एक ऐसा भी मेंबर लाई करता है जो पिगमेंट तो नहीं है लेकिन वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे नॉर्मली रूट्स में पाया जाता है ऐसा ऐसा चीज़, ठीक है। तो रूट्स में कौन सा आप चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। लीव्स में कौन सा चीज़ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम है मेरे पास, ये बस लीव्स में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हर सेल में तो नहीं पाया जाएगा, बस जहाँ जहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। कुछ कुछ ऐसे स्टेम भी आप लोग देख लीजिएगा, चाहे वो ये लीव है, जैसे कि आप मान लो ये एक लीव है। लीव तो यहाँ से यहाँ को बोलते हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर को तो लीव नहीं बोलते, इसको पेटियोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी तो ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, मतलब हर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट में जो ग्रीन कलर का है उसमें क्लोरोप्लास्ट लाई करता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, ये नॉर्मली सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है कि कुछ फूड बना, मतलब कुछ रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देगा और फोटोसिंथेसिस कराना स्टार्ट कर देगा। फोटोसिंथेसिस आपको पता है इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच प्लांट कैन मेक दे ओन फूड, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें पिगमेंट स्टोर्स रहता है, ठीक है। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर को यहाँ पे उठा के आपको समझाने के लिए अच्छे से बताएं, तो ये कुछ ऐसे टाइप में लाई करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे, तो ये जो एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको हम लोग थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं। मतलब एक सिक्का अंदर में जो एक सिक्का की तरह लाई कर रहा है उसको हम लोग थैलाकॉइड की तरह जानते हैं। फिर उसके बाद ये जो पूरा एक सिक्के के ऊपर दो, दूसरे उसके ऊपर तीसरा सिक्का, मतलब एक थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा थैलाकॉइड, फिर तीसरा थैलाकॉइड, वो पूरा एक साथ मिलकर हम लोग इसको ग्राना बोलते हैं। और यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब जिसमें ये रखा हुआ है, उसको स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये थैलाकॉइड को भी उठा के थोड़ा सा हम काट देते हैं। थैलाकॉइड के अंदर वाले जो स्पेस है उसको लुमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोमा है जहाँ पे ये पूरा का पूरा लाई कर रहा है। तो आपको बस इतना ओवरव्यू में याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट इसमें लाई कर रहा है, इसमें नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहा है, फूड बनाने के बाद पूरे प्लांट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत मेन फंक्शन है ट्री के सर्वाइवल में या फिर प्लांट के सर्वाइवल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्रोमोप्लास्ट का है। क्रोमोप्लास्ट ना क्या करता है, इसका कोई काम तो नहीं है, ये बस बोलता है ना कि हम सबको अट्रैक्ट करेंगे, हम अपने कलर से सबको अट्रैक्ट करेंगे, जिसके वजह से सब हमको चाहे कि हमको तोड़ कर ले जाए या फिर हमें खा ले। चाहे वो फ्रूट हो गया, फ्रूट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं, या फिर आपको फ्लावर्स मिल गया, फ्लावर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या फिर वैरायटीज़ के होते हैं। तो उसमें आप क्या बोलिएगा कि इसमें कौन सा चीज़ लाई कर रहा है, इसमें क्रोमोप्लास्ट लाई कर रहा है। ये रेड, येलो और ऑरेंज को मिलाकर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना रहे हैं। कलर्स बनाने के बाद ये फ्रूट में जा रहे हैं, लीव्स सॉरी फ्लावर्स में जा रहे हैं,
और उसके बाद आपका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। तो इसमें भी कुछ-कुछ लाई करते हैं जो आपको उतना ध्यान से नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि ये बस कलरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? इसमें कोई फ़ोटोसिंथेसिस का हाथ-पैर नहीं है, इसमें कोई फ़ोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होगा, ना ही स्टोरेज होगा। फिर उसके बाद लास्ट एक और था जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट नॉर्मली बस रूट्स में पाया जाता है और रूट्स हम क्या बता दिए थे कि ये स्टोरेज में काम करता है। मिनरल के नीचे मतलब सॉइल के नीचे लाई करता है और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, वाटर्स वगैरह स्टोर रहते हैं जो पूरे प्लांट को सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे रूट्स में क्या चीज़ प्रेज़ेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेज़ेंट होता है और ल्यूकोप्लास्ट प्रेज़ेंट होने के कारण विदाउट कलर हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 प्लास्टिड हो गए, कौन-कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और सबका एक स्पेसिफिक रोल है। तो आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको आज का क्लास समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना लें बिकॉज़ बहुत यूज़फुल है। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। सो पढ़ते रहिए जब तक। थैंक यू।